Hello. Good evening, everybody. My name is शुभम जगदीश and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स स्लैश बिजनेस स्टडीज का अगला चैप्टर। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर अभी भी कॉमर्स की बुक फॉलो हो रही है और बहुत सारे स्कूल्स के अंदर कॉमर्स की बुक बदलकर अब बिजनेस स्टडीज कर दी गई है। हाउएवर द सिलेबस इज सेम। मैं इस साल का जो आईएससी काउंसिल ने सिलेबस दिया है वही फॉलो करने जा रहा हूं। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चा कि अगर आप हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम टाइटंस में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 3 बुक सेट्स हम घर पर डिलीवर करने वाले हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी, वो भी लेटेस्ट आईएससी सिलेबस पैटर्न के ऊपर होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे पीपीटीज एंड ऑल हम अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर देते हैं और एप्लीकेशन पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी बच्चा पार्टी। तो चलिए यहां से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमको पढ़ना है कि भाई बिजनेस तो 2 तरह का होता है, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। अब धीरे धीरे क्लासिफिकेशन को हम आगे लेकर जाने जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री जैसे कि आप फोटो देख के बता सकते हो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पे बड़ा बड़ा काम हो रहा है, और कॉमर्स मतलब जहां पर ट्रेडिंग हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जा रहा है। चलें शुरू किया जाए चैप्टर। चलो बच्चा पार्टी आइए हम जानते हैं कि ये इंडस्ट्री होता क्या है। आपने सुना होगा ना, बड़ी बड़ी सी फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर बड़ा सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। ये पेन से लेकर ये फोन तक जहां पे बनता है उसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन इस स्कूल में आपके 11th लेवल पर हमें क्या जानना है इंडस्ट्री के बारे में, आओ मेरे साथ पूरी चीजें मार्क करो। जरूरी यह है कि ये नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू इन क्लास 11th। तो इंडस्ट्री मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। ह्यूमन पावर लग रही हो या मैकेनिकल पावर लग रही हो, जहां से आप गुड्स बना रहे हो जो आपको सेल करना है। बेस्ड ऑन द एक्टिविटी इंडस्ट्री में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूं वो किस क्लासिफिकेशन के हिसाब से है? एक्टिविटी के बेसिस पर प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं। अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है आओ जरा देखा जाए, लेकिन उसके पहले हम जरा इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है पैसा कमाने के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं। यह बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्या है? प्रोडक्शन। यहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे जो लोगों की लाइफ चेंज करने वाले हैं। अगला क्या है? इट हैज अ वाइड स्कोप बिकॉज बहुत सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां पर इन्वॉल्व हो रहा होता है। यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल। ठीक है, तो उसका वाइड स्कोप है। आगे अगर हम बात करें तो जो हम क्लासिफिकेशन बात करने जा रहे थे ना, ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्टिविटी, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री होते हैं। अभी हम प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर आ रहे। ये प्राइमरी इंडस्ट्री का एकदम बेसिक लेवल पर जाने तो इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जैसे कोल की माइनिंग हो रही है, कोल जो निकाला जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर बोलेंगे। फिर वो कोल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होगा ताकि डिफरेंट मशीनरीज को चलाया जा सके, बिजली बनाई जा सके या कुछ भी किया जा सके। तो दिमाग में एक चीज बैठानी पड़ेगी, ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, कैसे? डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट करके उन्हें हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज में रखते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होती है जेनेटिक, एक होती है एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक मतलब यहां पर आपको दिख रहा है ना, काउज हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है, तो मतलब आप थ्रू जेनेटिक्स डेवलपमेंट आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो। एक्सट्रैक्टिव मतलब नेचुरल रिसोर्सेज आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम द अर्थ। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या हैं? दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग, that means reproducing and multiplying of certain species of plants and animals with the object of earning profits from their sale. Plant nurseries, poultry farms, cattle breeding farms, dairy farming, fish hatcheries,
फॉरेस्ट्री आर एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। तो तुम्हें एग्जांपल भी समझ में आ गया, जिनका मतलब रिप्रोडक्शन से होगा, चाहे प्लांट का रिप्रोडक्शन कराओ चाहे किसी कैटल का कराओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो जेनेटिक इंडस्ट्री समझ में आ रही है। अगला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड ऑल। देखो यहां पर मैंने फोटो भी डाल रखी है। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर एंड फ्रॉम बीनीथ अर्थ सरफेस। In these industries, the products gifted by nature are obtained। जैसे कि क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर किसके अंदर आएगा? एक्सट्रैक्टिव, ठीक है ना? माइनिंग, क्वालिफाइंग, एक्सप्लोरेशन, एफॉरेस्टेशन, ये सारी के सारे एग्जाम्पल होंगे आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जो आपने धरती से निकाला है एक्सट्रैक्टिव है, जो आपने धरती पे अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई किया है जेनेटिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? अब हम बात करने जा रहे हैं बाबू सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती? प्राइमरी इंडस्ट्रीज तो क्या प्रोवाइड करती है? रॉ मटेरियल। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या है? इंडस्ट्रीज विच यूज द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब जो रॉ मटेरियल्स प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने प्रोवाइड किया उसका इस्तेमाल करके जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। यहां पर भी दो आते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है कंस्ट्रक्शन। पहले आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या है? दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि क्या? सच इंडस्ट्रीज चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल। जैसे लकड़ी है, अब जो आपके पास वुड है, वुड लॉक्स हैं, उसको तुमने फॉर्म चेंज कर दिया और फर्नीचर बना दिया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा बिकॉज आपने फॉर्म चेंज कर दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसको भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाते हैं और डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग के टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। अब एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है? एक रॉ मटेरियल को सेवरल पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से आप पेट्रोलियम निकालते हो, डीजल निकालते हो, उसके बाद नेचुरल गैसेस का एक्सट्रैक्शन होता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सट्रैक्शन होता है। वो कैसे हो रहा है? वो आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। In an analytical manufacturing industry, basic raw material is broken into several useful materials। ये इसका कीवर्ड हो जाएगा। और एग्जांपल आपको याद रहेगा कि ऑयल रिफाइनरी किया है, उससे आपने एक प्रोडक्ट को तोड़कर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। ये है एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगले पे आते हैं सिंथेटिकल। सिंथेटिकल का मतलब आर्टिफिशियल होता है। इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टू और मोर मटीरियल्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा मटीरियल्स को माइन किया और आपने कोई तीसरा प्रोडक्ट बना दिया। सोप, सीमेंट इसका एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? सिंथेटिकल क्या हो रहा है? आर्टिफिशियली आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को कंबाइन करके। तीसरे पर आते हैं अब हां, दो मैंने आपको बताया। यहां पर क्या भैया, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं वरना आप परेशान हो जाओगे। प्राइमरी इंडस्ट्रीज बताई आपको, जो क्या करेंगी, जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं। और इसमें आपने पढ़ा जेनेटिक इंडस्ट्रीज के बारे में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के बारे में। सेकेंडरी में आए, सेकेंडरी में पढ़ा आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग में आपने टाइप पढ़े एनालिटिकल और सिंथेटिकल। अब हम आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग पढ़ ली, अब आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में। ये क्या है? अब आपको पता है रोड्स बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, ये वाली पिक्चर तो सबने देखी ही होगी, ठीक है ना? तो ये सब आएगा कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना। दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज ब्रिक, स्टील और सीमेंट। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आपको समझ में आ गया है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी क्लियर हो गया। अब तीसरे पर हम बढ़ रहे हैं जो कि है टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इसको सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे एग्जाम्पल हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज के। ज्यादातर यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन तुम्हें समझ में आ रहा है ना बच्चा बाड़ी? एकदम बढ़िया लग रहा है ना? चले भाई, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर थोड़े और क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आओ जरा देखते हैं। अंडर द माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम लोग MSME डेवलपमेंट एक्ट है हमारा 2006 का, द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर
बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये साइज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। पहला है माइक्रो यूनिट्स, बहुत छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है 25 लाख रुपए तक का, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो यूनिट्स। फिर आती है स्मॉल यूनिट्स, यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक, और सर्विसेज के केस में 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक। यहां पर जो सर्विस की लिमिट दे रखी है वो अप टू 10 लाख है। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? माइक्रो यूनिट्स कौन सी होंगी? जहां पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो 25 लाख तक का, सर्विस दे रहे हो तो 10 लाख तक का। स्मॉल यूनिट्स कौन सी होंगी? जहां पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो 25 लाख से 5 करोड़, सर्विस दे रहे हैं तो 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए की। अब हम अगर बात करें मीडियम यूनिट्स की, मीडियम यूनिट्स क्या होती है? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग में आप बिजनेस कर रहे हो 5 से 10 करोड़ का, और सर्विस में बिजनेस कर रहे हो 2 से 5 करोड़ रुपए तक के बीच में। और लार्ज यूनिट्स हम किसे बोलेंगे? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 10 करोड़ से ज्यादा और सर्विस हो रही है 5 करोड़ से ज्यादा, उनको हम लोग लार्ज यूनिट्स कहेंगे। यह क्लासिफिकेशन भी आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। हालांकि इसका डिटेल्ड टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? अब रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस क्या है? सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतना ज्यादा रोजगार मिलने वाला है। अगला क्या है? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अगर हम इंडस्ट्रीज छोटी छोटी जगह पर पूरे देश में लगाएंगे तो पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। और हमारे देश में देखो तो कुछ एरियाज ही डेवलप है, कुछ एरियाज डेवलप नहीं है। तो बैलेंस डेवलपमेंट लाने के लिए स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो कराना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, मतलब जो पैसा लगा रहे हैं उसको पूर्णतः अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल हैं, उसका अच्छी तरीके से मूवमेंट हो सकता है, उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है अगर छोटे छोटे बिजनेसेस सेटअप किए जाएंगे। एक्सचेंज अर्निंग्स, अगर छोटे छोटे बिजनेसेस ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने को मिल जाएगा। और इगैलिटेरियन सोसाइटी, बैलेंस सोसाइटी बनकर उभरेगा वो देश जहां पर छोटे छोटे बिजनेस डेवलप होते हैं। एंड फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज एंड सोशल एडवांटेज। फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज मतलब लार्ज इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्ट चाहिए वो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकती हैं। एंड इससे हमारे देश में सोशल एडवांटेज मिलेगा, सबके पास नौकरी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। इसको बहुत डिटेल में लेकर नहीं जाना है आपको। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने सारी बातें की, वो सारी बातें थी इंडस्ट्री की। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्स की। अब तुम्हें समझ में आएगा तुमने कॉमर्स क्यों लिया। कॉमर्स का मतलब क्या है? कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस फॉर देयर कंजम्पशन। जहां पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और जहां पर कंज्यूम होना है, इन दोनों जगह के बीच की दूरी तय करता है कॉमर्स। अब कॉमर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आओ देखो। अगेन ये बिल्कुल आपको इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स से ही मिलेंगे। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब अगेन समाज सेवा के लिए नहीं हो रहा है, पैसा कमाने के लिए हो रहा है, पैसा मनी मोटिव के लिए ही आप कॉमर्स करेंगे। अगला क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स खरीदेंगे या सर्विसेज रेंडर करेंगे, बदले में पैसा मिलने वाला है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। प्रॉफिट मोटिव, बिना पैसे के, बिना प्रॉफिट के लिए कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, कोई भी बिजनेस नहीं करने वाला। इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अगेन मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल चीजें हैं, आप इजीली इसको रश थ्रू कर सकते हो और एक बार नोट्स ले जाओगे, ठीक है ना? पढ़ लेना। जहां पर बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आना, जहां पर तुम्हें समझने की जरूरत है, वो एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अगला क्या है? रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक बार अपना मोबाइल बेच दिया तो वो कॉमर्स या बिजनेस नहीं है। हमको हर ट्रांजैक्शन, अगर मेरा काम ही मोबाइल बेचने का है तब जाकर वो कॉमर्स बनेगा। तो देयर शुड बी रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन, लगातार बिजनेस करना पड़ेगा। अगला क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। तुम्हें पता है कॉमर्स यूटिलिटी क्रिएट करता है, जैसे कि क्या? अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपने गुड्स का फॉर्म चेंज कर दिया, वुड को फर्नीचर में क्रिएट कर दिया, तो तुमने फॉर्म यूटिलिटी बनाई। अब गुड्स जहां प्रोड्यूस हुए और जहां पर कंज्यूम होने वाला है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, तो वो टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करके
प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके क्रिएट करता है कॉमर्स। अब आम हो रहे हैं जून के महीने में तुम्हें खाने हैं, दिसंबर के महीने में वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कर दिया कॉमर्स ने, तो इसे हम प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा प्लेस यूटिलिटी और वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करेगा टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी समझ में आ रहा है? मतलब आपने यूज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटीज यूटिलिटी ना, तो आपने इच्छाओं को पूरा करने का एक जरिया बना दिया है। आगे हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, आगे क्या हो रहा है। अगला है पार्ट ऑफ द बिजनेस। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो हम इंडस्ट्री से कॉमर्स को अलग नहीं कर सकते। इंडस्ट्री का काम बनाना है तो कॉमर्स का काम उसको बेचना है, जहां पर कस्टमर है वहां तक पहुंचाना है। क्लियर है ना बच्चा? बहुत सिंपल लग रहा है ना? अब आते हैं फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स के ऊपर। सबसे पहला क्या है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करता है हमारा कॉमर्स। ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस रेफर्स टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस बाय मींस ऑफ ट्रेड. Trade provides an organized market where the buyers and sellers can contact each other. It saves both producers and consumers from the time-consuming and expensive exercise. करने का मतलब क्या है? Let's say production हो रहा है बिहार में, कंजम्पशन हो रहा है महाराष्ट्र में, तो बॉस मार्केट डेवलप करने का काम ये कॉमर्स प्रोवाइड करता है। तो जो हिंड्रेंस ऑफ पीपल है, एक जगह से दूसरी जगह तक कौन जाएगा सामान बेचने? अगर मार्केट मिल जाएगी तो ना बायर को टेंशन होगी ना सेलर को टेंशन होगी। बात समझ में आ रही? तो मार्केट पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कैसे रिमूव किया जाता है? बाय क्रिएटिंग मार्केट्स। अब आते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन रिमूव करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, कंजम्पशन कहीं और हो रहा है, वहां से सामान ट्रेवल कैसे करेगा? ट्रांसपोर्टेशन से। अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू सेंड देयर गुड्स टू अ डिस्टिंक्ट प्लेस विदाउट लॉस थ्रू थेफ्ट, पिल्फरेज, डैमेज एटसेट्रा। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड इंश्योरेंस। अच्छे से पैक करना, इंश्योरेंस, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इंश्योरेंस आपकी भरपाई कर देगा। बात समझ में आ रही है? अगला क्या है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम, और टाइम को रिमूव करता है वेयर हाउसिंग। एकदम एक एक कीवर्ड में समझ में आ रहा है ना भाई? बात समझ में आ रही है बच्चा पाड़ी? इन मॉडर्न इंडस्ट्री गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड. देयर इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन. Therefore it becomes necessary to store the goods until they are sold. This problem is solved through warehousing or स्टोरेज. बात समझ में आई? प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन मिल रहा है? हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, और एक्सचेंज की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? बैंक्स. भाई हम सामान तो बेच देंगे, मुझे पैसा कैसे मिलेगा? पैसा मिलेगा बैंकिंग के थ्रू. क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? मनी के थ्रू प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. यहां पे देखो साफ साफ मैंने यहां मार्क भी करता हूं, मनी सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ पेमेंट. तो इसको बैंक स्लैश मनी लिख सकते हैं कि हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को दूर कैसे किया जा सकता है. हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, और रिस्क कैसे दूर हो जाएगा? इंश्योरेंस के थ्रू. सामान हमारा चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हमें कौन बचाएगा? इंश्योरेंस बचाएगा भाई. क्लियर है कि नहीं क्लियर? हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज कैसे दूर हो सकता है? भाई लोगों को पता ही नहीं होगा आपके गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, तो हम नॉलेज इंपार्ट कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू. तुम्हें क्लियर लग रही है ये बात? समझ में आ रहा है? तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को कैसे दूर कर सकते हैं? जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करेंगे थ्रू एडवर्टीजमेंट्स. अब अगर एक ये देख लो तुम, यहां पर सीधे सीधे मैंने एक टेबल लगा दी है जो आपकी सीबी गुप्ता किताब से ली है. हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कैसे दूर होगा? ट्रेड से या मार्केट से. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस ट्रांसपोर्टेशन से. हिंड्रेंस ऑफ टाइम वेयर हाउसिंग से. हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज मनी एंड बैंकिंग से. हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इंश्योरेंस से. और हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी से दूर हो सकते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके पेपर में. ठीक है ना भाई? अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स. एक तो होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड. अब धीरे धीरे करके एक एक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड है क्या. ट्रेड को क्या ही बोलते हैं सर? ट्रेड इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट. भाई मैंने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लिया, स्टोर किया, आगे कंज्यूमर्स को सामान बेच दिया, बीच में कुछ मार्जिन रख लिया, ये ट्रेड है सर.
बात समझ में आ रहा है? हमने ना बनाया, हमने दूसरे सामान खरीदा, तीसरे को बेच दिया, ट्रेडिंग है ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अब बहुत सारी ट्रेड्स हैं। सबसे पहली आती है होम ट्रेड। होम ट्रेड मतलब अगर हम देश के अंदर ही व्यापार करेंगे, देश के अंदर ही खरीदे बेचेंगे, तो उसे होम ट्रेड बोलेंगे। ठीक है ना? अब होम ट्रेड के भी बेटा दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होंगे? एक तो होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल। होलसेल ट्रेड क्या होता है? हमने मैन्युफैक्चरर से खरीदा और हमने रिटेलर को बेच दिया, इसे होलसेलर ट्रेड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? बात कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो भैया मैन्युफैक्चरर से खरीदा और रिटेलर को बेच दिया, मैं होलसेलर हो गया, बल्क में सामान खरीदने वाला। अगला क्या है? रिटेल ट्रेड। इसने होलसेलर से खरीदा और कस्टमर को बेच दिया, या सॉरी, इसने रिटेलर से खरीदा। रिटेलर क्या करता है? होलसेल से खरीदेगा रिटेलर और रिटेलर बेच देगा कस्टमर्स को। बात समझ में आ रही है? तो अ रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड प्रोड्यूसर्स एंड सेल्स देम डायरेक्टली टू कस्टमर्स। बात समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। मैन्युफैक्चरर खरीदता है होलसेलर से और होलसेलर बेचता है रिटेलर को और रिटेलर बेचता है सीधा कस्टमर को। तो होम ट्रेड के दो टाइप तुम्हें समझ में आ गए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो लिखा, प्रोड्यूसर्स बेचेगा होलसेलर, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, इसे बोलेंगे होलसेल ट्रेड। और होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को, इसको बोलेंगे रिटेल ट्रेड। ये नोट्स आपके लिए बड़े जीवन में चीजों को आसान कर देंगे। खैर, अब हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। अभी तो हमने होम ट्रेड के बारे में बात किया, अब हम जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम माल बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसे फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। होम ट्रेड मतलब देश के अंदर का व्यापार, और फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होगा? देश के बाहर का व्यापार। ठीक है? अब इसके भी बड़े सारे टाइप से। पहला है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? हमने कुछ सामान अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया, बनाया, और हमने किसी विदेश कंपनी में बेच दिया। जैसे मान लो मैंने ये माउस बनाया और लेट्स से अमेरिका को बेच दिया, तो ये मेरे लिए एक्सपोर्ट हो गया। सिमिलरली चाइना ने ये मोबाइल बनाया और हमारी कंट्री में मैंने उस सामान को मंगा लिया, इसे इंपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? होलसेल ट्रेड क्या है, इंपोर्ट ट्रेड क्या है, ये एग्जैक्टली समझ में आई। हर एक बच्चे को बात ये क्लियर हो गई है। होलसेल ट्रेड में क्या होगा, सॉरी, एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या होने वाला है बच्चा पार्टी? एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर हमने गुड्स दूसरी कंट्री में बेच दिए। इंपोर्ट ट्रेड में क्या होगा? दूसरी कंट्री से सामान अपनी कंट्री में मंगा लिया। सॉरी, एक कॉल आ गया था और फोन साइलेंट पर नहीं था तो दिक्कत हो गई रिकॉर्डिंग के समय, लेट इट बी। अब एक और ट्रेड मजेदार आती है, उसे बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट का मतलब होता है हमने किसी एक कंट्री से सामान खरीदा और किसी तीसरी कंट्री को सामान बेच दिया, अपनी कंट्री में हम लाए ही नहीं, उसे बोलेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है? इट मींस इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री। एक कंट्री से माल खरीदा, दूसरी कंट्री को बेच दिया, इसे बोलते हैं इंटरपोर्ट। तीनों के तीनों चीजें आपकी फॉरेन ट्रेड के अंदर आएंगी। बात समझ? इसको री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। तो भाई, तो होल प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स, ये ट्रेड ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अब हम आते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब ट्रेड करने में जो हेल्पिंग चीजें हैं, जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं ट्रेड के अंदर, वो कौन कौन है? सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन। अब चाहे शिप से भेजो, चाहे ट्रक से भेजो, चाहे एयर से भेजो, एक जगह से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक माल पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। फिर वेयर हाउसिंग। अब आप सामान लेट से बनता कभी है, कंजम्पशन कभी होना, जनवरी में बना है और दिसंबर में कंज्यूम होना, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर जब करेंगे तो हमको वेयर हाउसिंग होगा, तो वेयर हाउसिंग हमको प्रोवाइड करता है टाइम यूटिलिटी। क्या प्रोवाइड करेगा? टाइम यूटिलिटी। इंश्योरेंस, हमको जितने भी रिस्क होते हैं उसको कवर करने के लिए, भाई रास्ते में माल भेज रहे हैं, डैमेज ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, कहीं पे गिर ना जाए, पिलफरेज ना हो जाए, ब्रेकेज ना हो जाए, तो वो जो टेंशन बहुत बड़ी होती है। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सामान भेज रहे हैं, किसी ने बम गिरा दिया उसके ऊपर, कुछ खराब ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, उसको प्रोवाइड करने के लिए हमें मिलता है इंश्योरेंस। और पैसों का लेन देन, भाई हम इंडिया के अंदर माल भेज रहे हैं तो हमें पैसे चाहिए बदले में, इंटरनेशनल भेज रहे हैं तो हमें पैसे चाहिए बदले में, वो हमें हेल्प करता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? क्लियर है ना? क्लियर।
अब लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा कैसे, वो एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के थ्रू बताने वाला हूं। जैसे कि तुमने कई बार देखा होगा वो आता नहीं, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो एड जो आता है वो कैसे पता चलता तुमको वॉशिंग पाउडर निरमा है भाई? क्योंकि एडवर्टाइजिंग हुई है, पब्लिसिटी हुई है, ठीक है ना। सिमिलरली अदर एड्स भी होते हैं कि भैया अच्छी तरीके से पैकिंग करना, अच्छी तरीके से उसको लेबलिंग करना, ये सारे एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई वो अदर ट्रेड्स के अंदर आएंगे। सो दिस इज इट। तो कॉमर्स को डिवाइड किया ट्रेड और एड्स टू ट्रेड में। ट्रेड को भी दो पार्ट, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में होलसेल, रिटेल और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट आएगा आपके फॉरेन ट्रेड के अंदर। अब तुम्हारा एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि आपको कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री का ये डिफरेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। मैंने तीनों चीजें पढ़ाई हैं आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहो तो एक दो पॉइंट डिस्कस भी कर लेते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्या होगा? ट्रेड क्या होगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्या है? स्कोप क्या है? इसके अंदर वाइड स्कोप है, ये भी वाइड स्कोप है, और इसमें स्कोप थोड़ा कम है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। यहां पर भी पर्सन, प्लेस, टाइम की यूटिलिटी है, और यहां पर पोजेशन की यूटिलिटी है। तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे एज अ होमवर्क, बिकॉज तीनों चीजें आपने इंडिविजुअली पढ़ लिया है मेरे साथ। और जाने से पहले एक लास्ट ग्राफ आप देख लें। तो बेसिकली होता क्या है? इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस फॉर कॉमर्स। सिमिलरली कॉमर्स प्रोवाइड्स आउटलेट फॉर इंडस्ट्री। सामान बिकेगा नहीं तो इंडस्ट्री बनाएगी क्या? सिमिलरली अगर हम देखें, इंडस्ट्री प्रोवाइड्स बेस फॉर ट्रेड एंड ट्रेड प्रोवाइड्स आउटलेट फॉर इंडस्ट्री। तुम्हें पता होना चाहिए तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। So this is it from the entire chapter number 2 of business studies। जाकर ये पूरा वीडियो देखिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, और लगता है तो हमारे साथ टाइटन्स बैच में एनरोल कर लिए, सो दैट आपकी रेगुलरली 4 PM to 6 PM पढ़ाई कराई जा सके, जिसमें आप 11th का बेस बहुत स्ट्रांग बनाया जा सके। उसके लिए आपको अगर हेल्प लगती है तो कॉल करें 8112601234 पर। मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।